हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूंगा वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर के फाइनल सीए का एफएम सब्जेक्ट का है। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट समझो एग्जाम पॉइंट्स है, हाईली इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, द डेटा गिवन बिलो रिलेट्स टू अ कन्वर्टिबल। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड का क्वेश्चन है। और हमारे पास क्या डेटा है, फेस वैल्यू 250, कूपन रेट 12%, नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड। मतलब एक कन्वर्टेबल बॉन्ड अगर मैं कन्वर्ट करता हूं इक्विटी शेयर्स में तो मुझे 20 शेयर्स मिलेगा। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 12 रुपीज है। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये दोनों टर्म समझ लेते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड 265 है, लेकिन स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 235 है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मतलब कि जो हमारा बॉन्ड है वो कन्वर्टेबल बॉन्ड है। कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब वो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्योंकि वो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है तो उसमें एक एडिशनल फीचर है। तो ऑब्वियस है कि अगर कंपनी कुछ एडिशनल फीचर देगा तो उसका प्राइस भी कुछ एडिशनल होगा। इसीलिए जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है उसका प्राइस 265, और जो प्योर बॉन्ड है, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मतलब जो प्योरली बॉन्ड है, उसका प्राइस 235 है। तो इन शॉर्ट, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मतलब जो सिर्फ बॉन्ड है, प्योर बॉन्ड है, अगर कन्वर्टेबल नहीं होता तो उसका प्राइस 235। लेकिन क्योंकि हमारा जो बॉन्ड है वो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, इसीलिए उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है कि वो कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर्स में, इसीलिए उसका एक्स्ट्रा प्राइस है 265। जो 30 रुपीज एक्स्ट्रा है वो है ड्यू टू दिस 30 रुपीज। कौन सा, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है 30 रुपीज एक्स्ट्रा, वो कन्वर्जन फीचर के वजह से है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ओके फाइन। क्या क्या पूछा है, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, कन्वर्शन प्रीमियम, कन्वर्शन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक, और ये दो चीजें मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है जो हमें फाइंड आउट करना है, और ये एक एक्स्ट्रा डेटा मैंने क्वेश्चन में ऐड किया है। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आते हैं स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है, देखिए स्टॉक मतलब शेयर। तो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड को हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं कि शेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, शेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड मतलब मेरा एक बॉन्ड जब शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका शेयर वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड कितना दिया है, 20। मतलब एक बॉन्ड जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो मुझे 20 शेयर्स मिलेंगे, और इक्विटी शेयर का प्राइस दिया है 12। तो सिंपल हो गया ना, मुझे 20 शेयर्स मिलेंगे और एक शेयर का प्राइस है ₹12। तो इसका मतलब 240 रुपीज जो है, दैट इज द स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। आई होप ये सिंपल समझ गया। देखिए इसमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली समझो, अंडरस्टैंड द टर्म, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और उसको रिप्रोड्यूस करो। नो नीड टू राइट द फॉर्मूलाज या तुम्हें फॉर्मूला बाय हार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट कॉन्सेप्ट समझो। ओके, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड एक बार फिर से रिपीट करता हूं। इसका मतलब एक बॉन्ड जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो मुझे एक बॉन्ड के सामने 20 शेयर्स मिलेंगे, और एक शेयर का प्राइस है 12 रुपीज, तो टोटल हो गया 240 रुपीज। फाइन। सेकंड पे आते हैं, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क। परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, देखिए नाम पढ़ के समझ जाता है। परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, डाउनसाइड मतलब ये जो बॉन्ड है हमारा उसका वैल्यू 265 है, लेकिन जो प्योर बॉन्ड है वो उसका वैल्यू 235 है। मतलब कन्वर्टेबल बॉन्ड का वैल्यू ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा है, वो वैल्यू क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमारे शेयर्स का कुछ अच्छा वैल्यू होगा, अच्छा प्राइस होगा। तो इसीलिए कन्वर्टेबल बॉन्ड में 30 रुपीज का एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, प्रैक्टिकली सोचो, लॉजिकली सोचो कि सपोज अगर मैं, ये जो कंपनी है उस कंपनी का शेयर का प्राइस अगर गिरने लगा तो लोग क्या समझेंगे, लोग बोलेंगे नहीं भाई ये कंपनी का शेयर अच्छा नहीं है, हमें शेयर नहीं लेना है। तो अगर शेयर का प्राइस गिरना स्टार्ट होगा तो तो ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है उसका प्राइस भी तो गिरेगा। सिंपल है, अगर शेयर का प्राइस गिरेगा तो इसका भी प्राइस गिरेगा, कन्वर्टेबल बॉन्ड का। क्यों गिरेगा, क्योंकि इसमें जो 30 रुपीज का प्रीमियम है एक्स्ट्रा, वो क्यों है, क्योंकि वो कन्वर्जन है, कन्वर्जन होगा
इसलिए 30 रुपीज एक्स्ट्रा उसका मार्केट प्राइस चल रहा है। तो अगर शेयर का ही वैल्यू गिर जाएगा तो ये जो 265 है वो भी तो गिरेगा, वो भी गिरेगा। लेकिन वो गिर गिर के कहां तक गिरेगा? देखिए शेयर का वैल्यू गिरेगा पर बॉन्ड तो फिर भी है, तो इसीलिए ये 265 रुपीज गिर गिर के 235 तक ही गिरेगा, क्योंकि बॉन्ड तो रहेगा। चलो शेयर का वैल्यू छोड़ दो, शेयर का वैल्यू कम हो गया, शेयर गिर गया, जो भी हो शेयर में प्रॉब्लम, पर बॉन्ड तो बॉन्ड है ही ना, वो तो जो फिक्स रेट है, फिक्स रिटर्न है, वो तो मिलना ही है। तो इसीलिए गिर गिर के वो 235 तक गिरेगा। इसीलिए उसका डाउनसाइड रिस्क होता है 265 से लेके 235 तक, 265 से लेके 235, यानी वो यहां से यहां तक गिरेगा, क्योंकि सिंपल बॉन्ड तो रहेगा ही ना। अपॉन क्या करना है? अब अपॉन में 235 भी चलेगा और 265 भी चलेगा। दोनों ऑप्शन राइट है, हम किसी के भी एंगल से देख सकते हैं। ये ऐसा हो गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। तो हम प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के एंगल से भी देख सकते हैं, या प्रॉफिट का परसेंटेज हम कॉस्ट के एंगल से भी देख सकते हैं, कोई भी एंगल अप्लाई कर सकते हैं। तो 30 डिवाइड बाई 235 दैट इज 12.77%, और इसमें 30 डिवाइड बाई 265 दैट इज 11.32%। आई होप ये समझ गया होगा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, कॉन्सेप्ट समझो कि परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क का मतलब हमारा जो कन्वर्टेबल बॉन्ड आज जो 265 है, अगर वो कहां तक गिरेगा और कब गिरेगा? तो कब गिरेगा? जब शेयर का प्राइस गिरेगा तो इसका जो एक्स्ट्रा 30 रुपीज है वो भी गिर जाएगा, जो एक्स्ट्रा प्राइस है। और कहां तक गिरेगा? 265 से गिर गिर के 235 तक गिरेगा, क्योंकि वो अगर शेयर का वैल्यू भी कम होगा और बॉन्ड तो है ही, इसीलिए वो 265 से मैक्सिमम 235 तक ही गिरेगा। नेक्स्ट वन, कन्वर्शन प्रीमियम। ओके, कन्वर्शन प्रीमियम पे आते हैं। कन्वर्शन प्रीमियम मतलब, देखिए प्रीमियम जो होता है ना, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, और इन्वेस्टर के एंगल से सोचोगे तो वो लॉस होता है। प्रीमियम हमारे लिए, इन्वेस्टर्स के लिए लॉस होता है, और कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। तो चलो हम कन्वर्शन प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। कन्वर्शन प्रीमियम, देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है उसमें हमारे कन्वर्टेबल बॉन्ड इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखो कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है उसका मार्केट प्राइस क्या है? उसका मार्केट प्राइस 265 है। जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है उसका मार्केट प्राइस है 265, और अगर वो कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर्स में, अगर वो कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर्स में, तो कन्वर्जन के टाइम पे उसका वैल्यू क्या होगा? 240। 240, इसका मतलब देखो लॉजिक समझो, उसका मतलब मेरे पास बॉन्ड है, मैं वो बॉन्ड दे के मुझे शेयर्स मिल रहा है, पर मैं जो बॉन्ड दे रहा हूं वो 265 रुपीज का मार्केट प्राइस है, उसके सामने मुझे शेयर्स मिल रहा है वो है 240। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मुझे 25 रुपीज का लॉस हो रहा है, और ये जो लॉस हो रहा है वही, उसी को हम बोलते हैं प्रीमियम। सी, प्रीमियम क्या होता है? इट इज लॉस टू द इन्वेस्टर ना, मुझे 25 रुपया कम मिल रहा है, तो कंपनी क्या बोलेगा? कंपनी बोलेगा अरे भाई हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो ये कन्वर्शन प्रीमियम है। तो दिस इज कन्वर्शन प्रीमियम, 265 माइनस 240 दैट इज 25 रुपीज, ये है कन्वर्शन प्रीमियम पर बॉन्ड। अगर हम बॉन्ड के एंगल से देखेंगे तो ये कन्वर्शन प्रीमियम पर बॉन्ड है। अब अगर हम शेयर के एंगल से देखेंगे तो कन्वर्शन प्रीमियम पर शेयर, अगर हम शेयर के एंगल से देखना है तो 25, और सामने मुझे 20 शेयर्स मिल रहा है, विच मीन्स 1.25 पर शेयर हो गया। अगर बॉन्ड के एंगल से देखो तो ये एक बॉन्ड के पीछे इतना प्रीमियम है, और तुम शेयर के एंगल से देखोगे तो ये जो प्रीमियम है वो 20 शेयर्स का है। तो एक शेयर के पीछे 25 डिवाइड बाई 20 दैट इज 1.25, ये हमारा प्रीमियम है। ओके, और अगर हमें परसेंटेज प्रीमियम निकालना है तो परसेंटेज कन्वर्शन प्रीमियम इज इक्वल टू, परसेंटेज निकालना है तो इज इक्वल टू 25 रुपीज हमारा प्रीमियम है। अब हम डिवाइड किससे करेंगे वो सोचना है। अब मैं डिवाइड 265 से करूं क्या 240 से करूं, ये समझना है। तो ज्यादा करेक्ट कौन सा है? ज्यादा करेक्ट कौन सा है? ये हम 240 से डिवाइड करेंगे। क्यों हम इस बार 240 से डिवाइड कर रहे हैं? एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 25 डिवाइड बाई 240 दैट इज
10.4166, तो 42% ले लेते हैं। देखिए प्रीमियम कौन से साइड में है, क्या बॉन्ड के साइड में है, क्या शेयर्स के साइड में? तो ऑब्वियसली वो शेयर्स के साइड में। ये जो 25 है ये शेयर्स के साइड है ना, ये बॉन्ड के साइड नहीं है। विच मीन्स ये जो प्रीमियम है वो शेयर्स का है, शेयर्स पे। जो प्रीमियम है वो शेयर पे, तो ही तो वो इक्वेट हो रहा है, तो ही वो इक्वेट हो रहा है। इसीलिए हम 25 को डिवाइड करेंगे 240 से एंड नॉट 265 से। ओके, आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया है सबको। अगर ऐसा होता कि ये 25 सपोज ये साइड होता, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये साइड होता, तो फिर मैं 265 से डिवाइड करता। इन शॉर्ट लॉस जिस साइड में है, जिसका लॉस है, हम उससे डिवाइड करेंगे। ये सब में लॉस हमारा जो है वो शेयर्स के साइड का है, इसलिए हम शेयर के प्राइस से डिवाइड करेंगे। ओके, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट भी हो गया है। फोर्थ, द कन्वर्शन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक। कन्वर्शन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक, इसका मतलब क्या होता है? देखो वर्ड समझो, लॉजिक समझो। कन्वर्शन पे पैरिटी, कन्वर्शन पे पैरिटी, पैरिटी मतलब इक्वल। अब हमारे सब में क्या हो रहा है, हमारे पास जो शेयर्स है, हमारे पास जो बॉन्ड है, उसका प्राइस 265 है, करेक्ट? अब वो शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हमें 265 रुपीज के शेयर्स मिल रहे हैं? नहीं, हमें मिल रहे हैं 240 रुपीज के शेयर्स। कैसे आए? 20 शेयर्स है इंटू 12 रुपीज उसका मार्केट प्राइस है। तो कन्वर्शन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक मतलब ऑफ द शेयर, इसका मतलब होता है कि ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है 12, ये क्या होना चाहिए सो दैट कन्वर्जन होके उससे का प्राइस सेम हो। सेम मतलब 265। अब क्या हो रहा है, 12 रुपीज का जो प्राइस है उसमें क्या हो रहा है, 265 के सामने मुझे 240 मिल रहा है। क्या ये इक्वल है? नहीं। क्या ये एट पार है? नहीं है। तो ये 12 रुपीज क्या होना चाहिए, सो दैट इट इज एट पार विद द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, सो दैट इट इज एट पार विद द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो ये कन्वर्शन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू, देखिए एकदम लॉजिकल है ये भी। मैंने क्या बताया कि मेरा जो बॉन्ड का वैल्यू है वो है 265, पर कन्वर्ट होके मुझे शेयर्स मिल रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि क्या प्राइस हो, शेयर्स का क्या प्राइस हो कि वो मल्टीप्लाई होके उसका वैल्यू भी 265 होना चाहिए, मतलब पार पे होना चाहिए। तो देखिए मुझे 20 शेयर्स मिल रहे हैं, एक बॉन्ड का कन्वर्शन है 20 शेयर्स इनटू क्या प्राइस होना चाहिए कि मेरा टोटल कन्वर्शन के बाद वैल्यू 265 हो, तो सिंपल 265 डिवाइड बाय 20। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया कि 20 इंटू एक्स क्या होना चाहिए, 265। तो एक्स क्या होना चाहिए, इट शुड बी 265, मुझे ये वैल्यू चाहिए और ये प्राइस है 265 डिवाइड बाय 20, दैट इज 13.25, 13.25। आई होप ये समझ गया। फाइन। अच्छा, इसी को हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं, इसको हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे पता है? इक्विटी का शेयर प्राइस 12 तो चल ही रहा है ना, 12 तो चल ही रहा है। और और हमें कन्वर्जन होने पे पर शेयर क्या लॉस हो रहा है, पर शेयर हमें कन्वर्जन होने पे पर शेयर ये लॉस हो रहा है ना। तो अगर ये लॉस टू दैट एक्सटेंट मेरा प्राइस, शेयर का प्राइस बढ़ जाए, तो जो लॉस हो रहा था वो लॉस नहीं होगा। तो 13.25, आई होप सबको समझा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12 रुपीज का तो प्राइस है ही, और हमें नुकसान कितना हो रहा है, ये जो कन्वर्शन प्रीमियम है पर शेयर 1.25। तो अगर मेरा शेयर का प्राइस 1.25 से बढ़ जाता है, तो मुझे जो नुकसान हो रहा था वो नहीं होगा। वो प्रीमियम अगर मेरे शेयर के प्राइस में कन्वर्ट हो जाए तो मुझे नुकसान नहीं होगा शेयर्स में। तो इन शॉर्ट 12 प्लस 1.25, 13.25, हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है इन्होंने, प्रीमियम पेबैक पीरियड, प्रीमियम पेबैक पीरियड। अब हम प्रीमियम पेबैक पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? देखो इट इज वेरी सिंपल, नाम से ही समझ जाता है कि प्रीमियम पेबैक पीरियड। इस क्वेश्चन में हम क्या प्रीमियम पे कर रहे हैं पर शेयर, हम क्या प्रीमियम पे कर रहे हैं पर शेयर, पर बॉन्ड या पर शेयर? पर बॉन्ड हम 25 रुपीज का प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब मुझे पर बॉन्ड 25 रुपीज का नुकसान हो रहा है इन शॉर्ट। ओके, तो उसका पेबैक पीरियड क्या है, इसका पेबैक पीरियड क्या है? हमें इसका पेबैक पीरियड फाइंड करना है।
ठीक है, देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने एक डेटा ऐड किया जो दिया रहेगा, अगर ये प्रीमियम पे बैक पीरियड पूछेंगे तो वो है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। मतलब बॉन्ड जब शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें 1 रुपीज पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। और और एट प्रेजेंट हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 250 के फेस वैल्यू पे कूपन रेट 12% है। तो 250 पे 12%, दैट इज 30 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, डेटा समझो। 250 पे 12, ये हमें इंटरेस्ट मिल रहा है अभी। और अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा। मैं यहां पे कर लेता हूं पॉइंट नंबर 5। देखो, एट प्रेजेंट हमारा डिबेंचर या बॉन्ड का इंटरेस्ट क्या है, हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बॉन्ड पे, 250 रुपीज पे 12%, दैट इज 30 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। अब अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में तो मुझे एक बॉन्ड के सामने 20 शेयर्स मिलेगा, और हर एक शेयर्स पे 1 रुपीज का डिविडेंड है। तो मतलब मुझे 20 रुपीज डिविडेंड मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मुझे 10 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। इसको एक टर्म दिया गया, ये दिस इज, इसको बोलते हैं फेवरेबल इनकम डिफरेंस। फेवरेबल इनकम डिफरेंस। ओके, इसका मतलब हमें बॉन्ड में एट प्रेजेंट फेवरेबल इनकम, मतलब ज्यादा इनकम मिल रहा है। कितना ज्यादा, 10 रुपीज ज्यादा मिल रहा है। ओके, अब समझो, और हम कन्वर्शन पे हमें नुकसान कितना हो रहा है, कन्वर्शन पे हमें 25 रुपीज का नुकसान हो रहा है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर मैं अगर मैं कितने साल रुकूं, मैं कितने साल रुकूं कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट मुझे जो मेरा लॉस हो रहा है कन्वर्शन पे 25 रुपीज का, वो रिकवर हो जाए। तो मुझे रुकना पड़ेगा 2.5 years। कैसे, कन्वर्शन प्रीमियम, कन्वर्शन प्रीमियम पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 25 रुपीज का लॉस हो रहा है और 10 रुपीज का फेवरेबल इनकम डिफरेंस है, मतलब 2.5 years। मैं प्रॉपरली समझाता हूं, मैं एक बार फिर से प्रॉपरली समझाता हूं। इसका मतलब क्या है, देखो लॉजिकली समझो। अगर मैं बॉन्ड रखता हूं तो मुझे 10 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि बॉन्ड में इंटरेस्ट 30 है, डिविडेंड में मुझे 20 मिलेगा। तो अगर मैं कन्वर्ट नहीं करूं तो एवरी ईयर मुझे 10 रुपीज ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट के फॉर्म में। यस। तो अगर मैं एक साल रुकूं तो मुझे 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा, ये फर्स्ट ईयर में मुझे 10 रुपीज मिलेगा। और एक साल में एक्स्ट्रा रुकूं और 10 रुपीज मिलेगा सेकेंड ईयर में। तो 20 रुपीज तो रिकवर हो गया, अब मुझे टोटल 25 रुपीज रिकवर करना है, 5 रुपीज और रिकवर करना है। तो मुझे हाफ ईयर और रुकना पड़ेगा। इन शॉर्ट 1 ईयर, 2 ईयर, और यहाँ पे अगर मैं हाफ ईयर रुकूं तो मेरा रिकवरी हो जाएगा। इन शॉर्ट एवरी ईयर, एक साल में रिकवरी 10 रुपीज है, तो 25 रुपीज रिकवर करने के लिए मुझे कितना वेट करना पड़ेगा। तो दिस मीन्स कि अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब 2.5 years के बाद भी टर्म सेम है, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ध्यान रखना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मेरा प्रीमियम पे बैक पीरियड है 2.5 years। इसका मतलब होता है कि अगर मैं 2.5 years रुक जाऊं कन्वर्शन करने के लिए, तो जो मुझे कन्वर्शन पे नुकसान हो रहा है वो नुकसान मेरा रिकवर हो जाएगा। फाइन, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट ये सम का, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का मिनिमम वैल्यू क्या है, देखिए करते हैं इसको। लास्ट पार्ट है ये बॉन्ड का मिनिमम वैल्यू। अब समझो मेरे पास जो बॉन्ड है उसमें दो पॉसिबिलिटी है, मेरे पास क्या दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि मैं उसे कन्वर्ट करूंगा, एक पॉसिबिलिटी है कि मैं उसे कन्वर्ट करूंगा, और एक पॉसिबिलिटी है कि मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा। तो अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 240 रुपीज मिलेगा। अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मुझे 240 रुपीज मिलेगा। मैंने क्या बोला कि अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे 240 रुपीज तो मिलना ही है। अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो 240 मिलेगा। और अगर मैं कन्वर्ट नहीं करता हूं, अगर मैं कन्वर्ट नहीं करता हूं तो मुझे जो उसका बॉन्ड का वैल्यू है वो मिलेगा, जो कि है 265, जो कि 265 है। लेकिन एक पॉइंट समझो, हमें हायर नहीं, हमें लोअर फाइंड करना है। क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम में 265 नहीं, मैं 235 काउंट करूंगा, जो बॉन्ड का प्योर बॉन्ड का वैल्यू है। क्योंकि अगर शेयर का प्राइस गिरेगा तो हम 235 लेंगे। क्यों मैं 235 ले रहा हूँ, 265 नहीं? क्योंकि देखो क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं।
कम से कम क्या चार्ज करना है, तो कम से कम में हम कन्वर्जन करेंगे। देखो हमारे पास दो रास्ता है, या तो मैं कन्वर्ट करूंगा या तो मैं नहीं करूंगा। अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 240 मिलेगा, और मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा। कन्वर्ट कब नहीं करूंगा, अगर शेयर का वैल्यू अच्छा नहीं है तो हम कन्वर्ट ऑटोमेटिक वो नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा वैल्यू। तो मैं अगर मैं कन्वर्ट नहीं करता हूं तो मुझे 235 तो कम से कम मिलना है, तो कम से कम मिलना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन दो वैल्यू में से जो हायर है, जो हायर है, इन दोनों में से हायर, ध्यान रखना लोअर नहीं, हायर ऑफ अबव इज इक्वल टू 240। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं कन्वर्ट करूंगा या तो मैं नहीं करूंगा। अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मुझे कम से कम 240 मिलेगा। अगर मैं कन्वर्ट नहीं करता हूं तो मुझे कम से कम 235 तो मिलेगा ही ना। अगर बॉन्ड का वैल्यू गिर भी गया तो 235 तो मिलेगा ही। तो जब मेरे पास दो रास्ते हैं, एक में 240 मिल रहा है, एक में 235 मिल रहा है, वो भी मिनिमम, कम से कम मिनिमम, तो मैं किसके टुवर्ड जाऊंगा, ऑब्वियसली जिसमें मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वो। तो इसीलिए 240। देखिए एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर अभी हम सीए बन गए, तुम बच्चे सीए बन गए, तो तुम्हारे पास दो रास्ते, सीए बनने के बाद हमारे पास दो रास्ते होते हैं जनरली। जनरली या तो हम जॉब करेंगे या तो हम प्रैक्टिस करेंगे, या तो जॉब या तो प्रैक्टिस। अगर जॉब करेंगे सपोज, तो मुझे 1 लाख रुपीज सैलरी मिल रहा है पर मंथ। अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 1.5 लाख मिनिमम मिनिमम मिल रहा है। जॉब में मिनिमम 1 लाख, प्रैक्टिस में मिनिमम 1.5 लाख। तो अगर दोनों में मिनिमम ये है, तो मैं किसके टुवर्ड जाऊंगा और मैं कम से कम कितना डिमांड करूंगा, तो ऑब्वियसली दोनों में से जो हायर है वो हम लेंगे। दोनों में मिनिमम, लेकिन दोनों मिनिमम में से हम हायर जो रहेगा उतना तो हम कम से कम एक्सपेक्ट करेंगे, तो 1.5 लाख हम करेंगे। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस सम। नेक्स्ट वीडियो में मैं बॉन्ड रिफंडिंग का लेके आऊंगा। तो ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में बॉन्ड रिफंडिंग ले लूंगा। ओके, चलो बाय।